नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कैडर के IAS आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव जी। भरत जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन जी। भरत जी, अगर मैं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की जो है संरचना की बात करूं, चूँकि ये आम आदमी के जीवन की तमाम सुविधाओं से सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी संरचना में एक भिन्नता है। अगर पूरे विभाग की बात करूं तो एक विभाग है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, एक नगरीय प्रशासन को देखता है, एक हाउसिंग बोर्ड को देखता है, उसके ये जो वर्टिकल्स हैं, तो आपस में समन्वयन बनाने की भी एक बड़ी ज़रूरत रहती होगी। तो एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा मैं इस पर। देखिए, जो नगरीय विकास विभाग है शासन का, मध्य प्रदेश शासन का, उसके 3 संचालनालय हैं, डायरेक्टरेट हैं। एक नगरीय विकास संचालनालय है जिसका मैं आयुक्त हूँ, नगरीय प्रशासन एवं विकास जिसको कहा जाता है। एक TNCP है, ग्राम एवं नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, टाउन एंड कंट्री जिसको कहते हैं, उसका एक डायरेक्टरेट है। और एक हाउसिंग बोर्ड है जो कि मुख्यतः आवासीय योजनाओं में काम करता है, लेकिन इनका विभाग एक है, इनके प्रमुख सचिव और माननीय मंत्री एक हैं और एक विभाग इस तरह से काम करता है। लेकिन जो नगरीय निकाय हैं, अभी राज्य में 413 नगरीय निकाय हैं, जिसमें 16 नगर निगम है और 98 नगर पालिकाएँ हैं और बाकी नगर परिषद हैं। तो वो उन सब का प्रशासन, उन सब की व्यवस्था देखना, उन सब में जो केंद्र शासन और राज्य शासन की योजना है उनको लागू कराना, ये सारा काम संचालनालय नगरीय विकास एवं विकास देखता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि डायरेक्टरेट की एक सीधी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो ही इनको सबको देखती है। तो अगर हम नगरीय निकायों की बात करें, नगर पंचायतों की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो ये ऐसी इकाई हैं, प्रशासनिक इकाई कि इसमें राजनीतिक स्तर पर भी एक बॉडी काम करती है, प्रशासनिक बॉडी भी काम करती है। सामान्यतः अन्य विभागों में वैसा नहीं होता कि किसी भी विभाग के लास्ट वर्टिकल पे पॉलिटिकल समानांतर एक पॉलिटिकल मूवमेंट रहे, ऐसा नहीं होता। तो बड़ा डेमोक्रेटिक कहना चाहिए इसको कि डेमोक्रेटिक तरीके से समन्वय बना के, मतलब छोटे स्तर पर भी सरपंच भी जुड़ा हुआ है, तो नगर पंचायत अध्यक्ष भी जुड़ा हुआ है, नगर निगम के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो प्रशासनिक तंत्र के साथ एक राजनीतिक तंत्र भी काम करता है, तो एक अलग तरह का प्रेशर तो महसूस होता होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मतलब एक तो पंचायती राज में ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत होती है, और फिर नगरीय निकाय है जिसमें कि एक निर्वाचित बॉडी और प्रशासकीय बॉडी को समन्वय बना के काम करना होता है जी। और जो हमारे नगरीय निकाय के अधिनियम है जी, नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम, उसके तहत सारे काम, कर्तव्य, दायित्व, सब चीज़ों का उसमें उल्लेख है। उसके तहत हमारी बॉडीज़ काम करती हैं। तो ये चैलेंजिंग तो रहता है, लेकिन ये मतलब पब्लिक से जुड़ा हुआ भी है। पब्लिक डायरेक्ट संपर्क करती है और जनप्रतिनिधियों से भी करती है और अधिकारियों, कर्मचारियों से भी करती है। तो चैलेंज भी है, चुनौती भी है और अवसर भी कहूँगा मैं, तो अवसर भी है कि आप पब्लिक आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती है और अपनी सीमा में आप पब्लिक की मदद कर सकते हैं, आम लोगों के काम कर सकते हैं। इस तरह के काम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या पेंशन योजनाएं हैं या स्वच्छता अभियान के तहत जो है स्वच्छता के लिए शौचालय बनना है, तो या PM स्वनिधि योजना है जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स को जो है बैंक से शासन की गारंटी पे लोन मिलता है। तो ये चीज़ों में अगर पात्रता है और अगर आपने थोड़ा सा आप वो प्रेरित हैं, वो काम करना चाहते हैं, तो जनप्रतिनिधियों के समन्वय से अगर वो आप काम कर देंगे तो एक परिवार, एक व्यक्ति की ज़िंदगी में बदलाव भी ला सकते हैं। तो चुनौतियाँ भी हैं और अवसर भी हैं। जी, जिस प्रकार से मतलब जो मैंने फाइंड आउट किया कि ये पहला ऐसा विभाग है कि जहां प्रशासनिक तंत्र के साथ एक राजनीतिक तंत्र भी उसके अंतिम छोर तक काम करता है।
तो जैसा आपने कहा कि चाहे नगर पंचायत हो और फिर नगर पालिकाएँ हों, नगर निगम हो, अब मैं नगर निगम की अगर मूलतः बात करूं तो ये जो 16 नगर निगम हैं, इनके जो आयुक्त हैं वो IAS कैडर बेस अधिकारी होते हैं। तो अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कदम ताल करना, फिर उसी स्तर का एक राजनीतिक तंत्र भी साथ में काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अधोसंरचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। तो एक आउटपुट पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी जब केंद्र सरकार के जब तमाम आयामों में आपको पुरस्कृत किया गया है, खासकर इस विभाग को, तो प्रदेश का बड़ा फोकस रहता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के समन्वय से चल रही हैं अभी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें कि करीब 9 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं और 6 लाख के करीब आवास प्रदेश में पूर्ण हो गए हैं, और जिसमें प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है। अभी प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे प्रदेश को सम्मानित भी किया गया। इसी तरह से PM स्वनिधि योजना है, जो कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे शुरू हुई है, और जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हाथ ठेला वाले हैं, फल सब्जी वाले हैं, इनको पहले चरण में 10,000 रुपये शासन की गारंटी पे लोन दिया जाता है बिना ब्याज के। फिर जो है दूसरे चरण में जब 10,000 की जो 12 किस्तें जो बनती हैं वो भर देते हैं, तो फिर दूसरे चरण में 20,000 दिया जाता है। फिर तीसरे चरण में 20,000 का जब किस्तें चुका दी तो 50,000 दिया जाता है। तो उसमें भी मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 चल रहा है। इसी तरह से जो बड़ी अधोसंरचना की योजना है, अमृत जो योजना है, उसका अमृत 2 अब आ गया है, जिसमें कि सारी निकायों की पेयजल योजनाएं ली जा रही हैं, पूरी निकायों की, जो हमारे प्रदेश की 413 निकाय हैं सभी की, और जो 1 लाख से अधिक आबादी की जो निकाय हैं 33 अमृत शहर जिनको बोले जाता है, तो प्रदेश में ऐसे 33 शहर हैं, उनकी सीवरेज योजनाएं भी ली जा रही हैं। तो जो कि 6,000 से ऊपर करोड़ का जो है, जिसमें कि राज्य शासन और केंद्र शासन और कुछ उसमें भागीदारी संबंधित निकाय की भी रहेगी। वो अलग अलग उसमें अनुपात है। जो नगर निगम है उनको अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा देना है, जो छोटी निकाय है उनकी हिस्सेदारी कम है, उसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी ज़्यादा। तो वो योजना चल रही है। इसी तरह से स्वच्छ भारत अभियान है, जिसमें कि पूरे देश में मध्य प्रदेश इस बार नंबर बन रहा है सभी प्रदेशों में। तो वो योजना में इंदौर लगातार 6वीं बार नंबर बन रहा है सभी शहरों में, और हमारी छोटी छोटी निकायों ने भी बहुत अच्छा किया। उसमें भी केंद्र शासन की योजना के तहत पहले चरण में शौचालय बनाए गए, फिर जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, जो सॉलिड वेस्ट था उसके ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। इस बार फोकस है कि जो बड़े डंपिंग स्टेशंस हैं, डंपिंग ग्राउंड हैं, जैसे इंदौर और भोपाल में क्लियर भी किए गए, तो और भी जो निकायों में, निगमों में और नगर पालिकाओं में उनको क्लियर किया जाए, और स्वच्छता की अधोसंरचना को परमानेंट बनाया जाए। मतलब कि भाई जो कचड़े के लिए डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियां देना है, बाकी की जो है इक्विपमेंट देना है, अधोसंरचना के साथ साथ मानव संसाधन को भी जो है वहाँ पर नियुक्त करना है, जिससे कि ये जो स्वच्छता है वो केवल एक अभियान से जुड़ी होकर ना रह के आदत में आ जाए। बिल्कुल। और सभी निकाय उसमें इस तरह से अपने व्यवस्था को कर लें कि वो रूटीन वे में होने लगे, और निश्चित तौर पे उसमें लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है। जो भी अभी पुरस्कार मिल रहे हैं या मध्य प्रदेश की निकाय अच्छा कर रही हैं, लोगों की सहभागिता, नगरीय जो हमारे नागरिक हैं सभी निकायों के, उनकी सहभागिता, उनकी जागरूकता, उनके सहयोग से हो रहा है। तो वो सहयोग अगर लगातार रहेगा तो निश्चित तौर पे जिस तरह से स्वच्छता में हम अच्छा कर रहे हैं, स्वच्छता में आगे करेंगे। और केंद्र की जो बड़ी योजनाएं चल रही हैं, चाहे अधोसंरचना की हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे रोजगार दिलाने के लिए एनयूएलएम योजना चल रही है, उसमें प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है लोगों का उसमें प्राइवेट कंपनियों में प्लेसमेंट किया जाता है, या वो स्वरोजगार के लिए उनको लोन दिलाया जाता है, क्योंकि रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, जिनमें लगभग सभी योजनाओं में हम अच्छा कर रहे हैं। अब मैंने ये दायित्व ग्रहण किया है, तो मेरी कोशिश होगी कि हम और अच्छा उन योजनाओं में सबके सहयोग से करें। अगर मैं किसी भी विभाग की बात करूं तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखूं तो नगरीय प्रशासन में मुझे लगता है कि सर्वाधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं वो कार्यरत रहते हैं,
16 नगर निगम के उनके मुखिया सब भारतीय प्रशासनिक सेवा से रहते हैं अधिकांश जी। और फिर ऊपर की जो संरचना है उसमें तो है। तो इतने सारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जब अधिकारी एक साथ रहते हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, उनके साथ मीटिंग करना, समन्वय बनाना, ये अपने आप में भी एक बड़ा आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता होगा सर। नहीं, देखिए जैसे अभी यहाँ संचालनालय में अपर आयुक्त हैं तो उसमें से 3 अपर आयुक्त आईएएस हैं, और जैसा आपने कहा कि अधिकांश नगर निगमों में भी आईएएस हैं, या आईएएस नहीं भी हैं तो राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जी। तो जो यहाँ पे काम है, जो काम की चुनौतियाँ हैं, जो काम का वॉल्यूम है, निश्चित तौर पे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी चाहिए। और उसी तरह से यहाँ पे, और जिस तरह से नगरीय क्षेत्र बढ़ रहा है, नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है, जो एक डिमांडिंग और एक ग्रोइंग ये जो है क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी चाहिए। और आयुक्त नगरीय विकास होने के नाते मेरे सामने ये चुनौती भी है कि मुझे सबसे समन्वय बना के काम चलना है। तो निश्चित तौर पे वो करना पड़ेगा, और करते हैं कि काम भी कराना है और उनकी मॉनिटरिंग भी करना है, जिससे कि समन्वय से बेहतर परिणाम दिए जा सकें। जी। अभी ऐसा सर कोई ऐसी कार्य योजना जो मध्य प्रदेश के पटल पर आपको लगता हो कि आगामी कुछ वर्षों में जब वो धरातल पर आ जाएगी तो मध्य प्रदेश के लिए एक वो एसेट साबित होगी? देखिए, जो कार्य योजना केंद्र शासन ने जो योजनाएं बनाई हैं, या राज्य शासन ने, या जो हमारे वरिष्ठ मुख्यमंत्री महोदय हैं, राज्य शासन है, माननीय मंत्री महोदय हैं, और जो चीज़ें नीति तय होती हैं उसको लागू करना है। और उसमें सभी तरह की नीतियां होती हैं, मतलब एक लंबे समय में जिनको प्राप्त करना है लक्ष्यों को, वो भी हो सकती हैं, और शॉर्ट टर्म भी लक्ष्य हो सकते हैं। तो उन सबको धरातल पे लाना, अच्छे से उनका क्रियान्वयन करना, ये तो प्राथमिकता है ही। साथ में जो लगता है हम लोगों को, जो मेरी समझ विकसित हुई है नगरीय विकास में, मैं पहले भी उप सचिव रहा हूँ और ग्वालियर जबलपुर में कलेक्टर भी रहा हूँ, तो जो मेरी समझ विकसित हुई है कि हमें अपनी निकायों को सेल्फ सस्टेन बनाना पड़ेगा। उनके आय के साधन पर्याप्त हों, जिस तरह से उनके खर्चे हैं उसी तरह से उनकी आय हों, और वो आत्मनिर्भर बने। उन पे शासन की निर्भरता कम हो, क्योंकि शासन की निर्भरता एक समय के लिए रहना चाहिए, फिर निकाय को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो छोटी निकाय है, निश्चित तौर पे वो शासन पर निर्भर रहेगी, लेकिन बड़ी निकाय जहाँ तक हो वो सेल्फ सस्टेन बने। और इस मामले में अगर हम इंदौर की बात करें तो हमारे प्रदेश में इंदौर निकाय काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर है। उन्होंने नए नए अपने आय के साधन तय किए हैं, और वो काम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी आय भी पर्याप्त है। जनरली वो शासन पे उनकी निर्भरता जो कुछ योजनाएं हैं या जो रेगुलर योजनाएं हैं उन तक सीमित है, और वो हर फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से चाहे भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, उज्जैन हो, अन्य हमारे जो नगर निगम हैं या बड़ी नगर पालिकाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो ये आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? एक तो जो अभी आय के साधन हैं उसमें जो लोगों की सहभागिता है वो अच्छे से हो, चाहे संपत्ति कर देना हो, चाहे जल कर देना हो, चाहे अन्य प्रकार के जो कर निकाय लगाती हैं, क्योंकि उसी से उनको पूरी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, तो उसमें लोगों की सहभागिता बढ़े। और बिना जनप्रतिनिधियों के, बिना जो है उनके सहयोग के, उनके गाइडेंस के ये नहीं होगा। तो ये सबको मिलके इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे लेना होगा कि जो हमारे रेगुलर आय के मद हैं उसमें हमें आय सही से हो, सबकी उसमें सहभागिता हो। दूसरा, नए आय के जो है साधन हमें खोजने होंगे। और अभी जैसे हाउसिंग बोर्ड है, जैसे मैं उदाहरण हाउसिंग बोर्ड का कह रहा हूँ कि रीडेंसिफिकेशन योजना में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उसमें नगरीय निकाय भी एजेंसी बन सकती हैं, विकास प्राधिकरण भी बन सकती हैं। तो लैंड मोनेटाइजेशन के माध्यम से जो इस तरह की ज़मीनें हैं जो अनुपयोगी हो गई हैं, जिन पर अतिक्रमण होने की संभावना है, उसको मोनेटाइज किया जाए और उससे फिर अधोसंरचना के काम कराए जाए डेवलपर के माध्यम से। इसी तरह से मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा अभी 15 अगस्त को हुई कि जो भी भूमाफिया से भूमि मुक्त कराई जा रही है उसमें स्वराज कॉलोनी गरीबों के लिए बनाई जाएगी। तो वो जो ज़मीन मुक्त कराई गई है उसमें से कुछ ज़मीन डेवलपर को दी जाएगी, और उससे उसके एवज में
गरीबों के लिए आवास बनवाए जाएंगे, तो इस पे फोकस करेंगे। इसी तरह से पीपीपी मॉडल पे जी लोगों को मतलब डेवलपर्स को लाके उनकी पार्टनरशिप से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या क्या काम हो सकते हैं, नए आय के साधन क्या क्या हो सकते हैं, उस पे फोकस मैं करूंगा, जिससे कि हमारी नगरीय निकाय जो है सेल्फ सस्टेन बने। बिल्कुल, ये ठीक मेरा बात। फोकस। आपने जैसे कहा कि चूंकि आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न है उसके मूल में अगर ये इकाइयां, जो नगरीय निकाय की इकाइयां हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, नगर निगम हो, अगर ये आत्मनिर्भर हो गई, इन्होंने स्ववित्त पोषित कर लिया अपने आप को, तो प्रदेश की बहुत बड़ी व्यवस्था सुचारू रूप से चल निकलेगी। बहुत ही अद्भुत सोच है सर। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये शब्द कुछ सालों पहले से अस्तित्व में आया है, स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं वो नगरीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है, एक अलग इकाई है, लेकिन वो लोग जो कॉन्सेप्ट लाते हैं लोगों को उसका, कि स्मार्ट सिटी, वो एक सोचते हैं कि कोई एक अलग शहर होगा। स्मार्ट सिटी को लेकर लोगों की भ्रांतियां हैं कि स्मार्ट सिटी, कई बार ऐसा होता है कि उनके स्मार्ट कॉन्सेप्ट होंगे। तो मूलतः क्या है और नगर निगम में उसकी कितनी उपयोगिता है, नगरीय प्रशासन में उसकी क्या उपयोग है? देखिए, मध्य प्रदेश में जब स्मार्ट सिटी योजना केंद्र शासन की आई 2014 में, तो मध्य प्रदेश में 3 चरणों में 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पे चयनित किया गया। जी 7 बड़े शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना। जी ये 7 शहर प्राथमिक चरण में लिए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कुछ मिनी स्मार्ट सिटी भी 12-13 बनाई गई। लेकिन जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कुछ एरिया को डेवलप किया जाएगा, कुछ इस तरह के नवाचार किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, कुछ इस तरह की अधोसंरचना बनाई जाएंगी जिससे को अन्य शहर, बचा हुआ शहर उसको फॉलो करे। क्योंकि स्मार्ट सिटी से एक निश्चित धनराशि केंद्र शासन से मिली, एक निश्चित धनराशि राज्य शासन से मिली, और सभी शहरों को 1000 करोड़ रुपए दोनों राज्य शासन और केंद्र शासन से मिले। और जो वहाँ की बॉडीज़, निर्वाचित बॉडीज़ है और कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति है, उन लोगों ने जो पब्लिक के कंसल्टेशन से लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन करके जो चीज़ें तय की, वो एक एरिया को डेवलप किया गया। और एरिया, एक उसको एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, एबीडी एरिया बोलते हैं, उसको डेवलप किया गया। हर शहर में अलग अलग लिए गए। कहीं पे जैसे ग्वालियर में वो जो उनका बाड़ा वाला एरिया था, पुराना एरिया, उसको लिया गया। कहीं पे भोपाल में नया एरिया डेवलप किया गया। तो हर शहर में अलग अलग तरीके से वो एबीडी एरिया डेवलप हुआ, और बाकी का कुछ धनराशि अन्य अधोसंरचना, अन्य जो बचा हुआ शहर का एरिया है उसके लिए किया गया। लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि ये स्मार्ट सिटी से 1000 करोड़ का जो काम होगा उससे सब कुछ जो है एकदम परिवर्तन हो जाए। जी एक एरिया अच्छा डेवलप हुआ, एक मॉडल टाइप ऑफ, हाँ, मॉडल एक एरिया डेवलप हुआ है, उसको अब निकाय को फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे जो अधोसंरचना लाई गई, जो वहाँ पे तकनीक का प्रयोग किया गया, मॉनिटरिंग में तकनीकी का प्रयोग किया गया, कंट्रोल कमांड सेंटर हर जगह बने, विकास हो वो उस पे हो। अब जैसे कंट्रोल कमांड सेंटर बन गए हैं, अब उस पे ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी एक ITMS बना है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और एक कंट्रोल कमांड सेंटर बना है। आपको पता होगा कि कोविड के समय में उसका बहुत अच्छा उपयोग किया, लेकिन उसको अब अन्य सर्विसेज को उस पर लाने की जरूरत है। जिस तरह से एबीडी एरिया हर शहर में विकसित हो गया है, उसी को फॉलो करते हुए पूरे शहर को विकसित, नया विकास उसी तरह से हो, पुराने में क्या परिवर्तन। तो वो लोगों की सोच ये रहती है कि स्मार्ट सिटी का मतलब है कि पूरा शहर जो है हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम होगा, उसी तरह पे होना चाहिए। और शहरों ने उस तरह पे आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया। पहले पे तो शहर मतलब विश्वास ही नहीं था शहरों को, कि कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम पीपीपी मॉडल पे काम करें। कम से कम स्मार्ट सिटी की वजह से पीपीपी मॉडल पे काम होने, कॉन्सेप्ट शुरू हो गया शहरों में। और उनके जो व्यवस्था को देखते हैं जनप्रतिनिधि हों चाहे जो प्रशासकीय अधिकारी हों, उनमें एक आत्मविश्वास आया है। तो निश्चित तौर पे अब शहर उस तर्ज पे आगे बढ़े। जी, अगर मैं सर दक्षिण भारत की बात करूं तो वहाँ एक उपनगरीय व्यवस्था का एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे उन्होंने देखा कि शहर में बहुत दबाव बना, ज़्यादा लोगों की आवाजाही हुई और एक पॉपुलेशन का प्रेशर जैसे दिखा, तो वो शहर के आसपास के एरिया को जिसके बेहतर कनेक्टिविटी हो, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको डेवलप कर देते हैं। वहाँ पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद रहता है, सड़कें रहती हैं और लाइट्स की व्यवस्था रहती है, सीवरेज रहता है। तो बाद में एक बहुत बड़ी धनराशि जो हमारी उसको मैनेज करने में, फिर उनको
एक अनियोजित जो कॉलोनी होती हैं उनको रेगुलराइज करने में तमाम सारा हमारा स्टफ खर्च होता है। तो पीपीपी मोड में क्या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में है कि हम एक किसी को हमने ज़मीन दे दी और उन्होंने डेवलप कर दिया और कुछ एरिया सरकार ने रिजर्व करा और फिर उसके बाद वहाँ स्कूल भी है, वहाँ कॉलेज भी है, ताकि शहरों से दबाव पॉपुलेशन का कम हो। नहीं तो दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर जो अब हाँफते दिखाई देते हैं वो कम से कम ना हो यहाँ। देखिए, निश्चित तौर पे उस क्षेत्र में काम होना चाहिए और उसका प्रावधान भी है। जो विकास प्राधिकरण है, इंदौर विकास प्राधिकरण, भोपाल विकास प्राधिकरण, ये लैंड पूलिंग पे काम करते हैं कि नया एरिया लिया और उसमें लैंड डेवलप करके जिनकी भूमि है, जो भूमि स्वामी है, उनको भी दी गई डेवलप लैंड और बाकी की लैंड उनसे लेके और उसको फिर प्लानिंग में लिया गया। तो ये काम हो रहा है और ये काम मतलब एक स्वतः उसमें चलता है। जब लगता है कि शहर में इस तरह का दबाव बढ़ रहा है विकास का, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है जिसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद जी ने जो है उसको पूरा नाम दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, तो वो एक है। दूसरा है कि हम सेंट्रलाइज करें विकास को, मतलब कि जो भी विकास, जो जिस एरिया को विकास के लिए चुने तो उसमें सारी सुविधाएं लाएं और उसको वर्टिकल हम ऊपर जाएं, हाई राइज में जाएं, जिससे कि परिवहन से लेके हर चीज़ पे प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा परिवार रहेंगे। जो व्यवस्थाएं बनाएंगे, चाहे पेयजल की हो, चाहे सीवरेज की हो, सड़क की हो, नाली की हो, तो वो एक निश्चित एरिया में बनाना पड़ेगा, तो वो लागत बचेगी। और वहीं पे हाई राइज जाएंगे तो ज़्यादा परिवार उस क्षेत्र में रहेंगे, तो वहाँ पे वो सारी सुविधाएं बनाने में कम खर्चा होगा और उनको मेंटेन करने में भी कम खर्चा होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कम यूज़ होगा तो प्रदूषण भी नहीं होगा। तो उसमें भी अभी रीडेवलपमेंट पॉलिसी मध्य प्रदेश शासन की जो पुरानी हाई राइज बिल्डिंग है उनको तोड़ को बना के दोबारा बनाए और उनको ज़्यादा वो दे रहे हैं, ज़्यादा FAR दिया जाए उनको। वो पॉलिसी अभी जल्दी ही स्वीकृत होगी, शासन के स्तर पे है वो। तो उसके बाद उस तरह के एरिया डेवलप होंगे। और जो आप बता रहे हैं इंदौर में वो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है कि बाहर के एरिया को इस तरह से डेवलप किया जाए। भोपाल और अन्य शहरों में भी समय के हिसाब से, क्योंकि उसमें लोगों का रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर का उसमें जुड़ाव होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं जब लोगों को लगने लगता है कि अब इसकी आवश्यकता है तो वो होगा, और उस पे काम इंदौर में शुरू हो गया जी। जैसा आपने कहा सर कि जो रीडेवलपमेंट में हाई राइज को ज़्यादा FAR देने की बात है, और चूंकि जब सहूलियत जनता के लिए है, जनता उसमें जब एक मेजर स्टेक होल्डर है, तो उसकी सोच का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है किसी भी योजना में, अन्यथा वो आगे अवरोध और अड़चन का कारक होती। तो एक और मध्य प्रदेश शासन ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया था कि बड़ी मुश्किल से लोग 1,000-1,200 स्क्वायर फीट का प्लॉट शहर में ले पाते हैं। फिर वो उनको FAR में उसमें बहुत सारा छोड़ना पड़ता था, तो पता चलता था 10-20% मतलब उनकी नीड ही नहीं उसमें पूरी हो पाती। तो वो शासन ने उसमें फिर कंपाउंडिंग में 30% तक उनको दिया। तो निश्चित रूप से जो पहले बन गए हैं उनको 30% एडजस्टमेंट में ला रहे हैं, लेकिन जब वो क्लियर है कि इतना लोग कर लेते हैं तो ज़रूरत है कि लोगों को FAR ज़्यादा दे दिया जाए शुरुआती दौर में। इस पर भी कुछ चर्चा हुई है, जानना चाहूँगा जी। इस पे मास्टर प्लान भोपाल का या अन्य शहरों का बन रहा है, तो निश्चित तौर पे इसमें मैक्सिमम FAR जितना ज़्यादा दे सकते हैं विकास के साथ समन्वय बना के, क्योंकि उसी हिसाब से व्यवस्थाएं और सारी चीज़ें चाहिए, रोड चौड़े होना चाहिए, तभी FAR ज़्यादा दिया जा सकता है, नहीं तो फिर अन्य समस्याएं उसमें आएंगी। तो उस पर आगे की जो भी योजनाएं हैं उस पर निश्चित तौर पे शासन की उस पर सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा FAR दिया जाए। और फिर TDR पॉलिसी भी शासन की आई है कि एक एरिया में डेवलपमेंट लेके और वहाँ का FAR दूसरी जगह रिसीविंग एरिया बना के और वहाँ पे भी लोग बेच सकते हैं। अगर हमें किसी की ज़मीन भू अर्जन करनी पड़ रही है तो ज़मीन का FAR, मान लो कुछ ज़मीन उसकी जा रही है तो उसका FAR सेलेबल रहेगा, वो दूसरी जगह पे उसको FAR को बेच सकता है। तो उस पर भी काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा FAR मिले इस पर भी काम हो रहा है। लेकिन वो सारी चीज़ें विकास के जो अन्य पहलू हैं उससे जुड़ के देखना पड़ेगा कि वहाँ पे रोड की चौड़ाई क्या है, बाकी की
व्यवस्थाएं, सर्विसेज की स्थिति क्या है, वो देख के निश्चित तौर पे शासन उस पर निर्णय लेगा। आगामी योजनाओं में वो आपको दिखेगा। जी, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर के ये देखने में आया है कि जब भी कोई शहर डेवलप होता है तो जो शहर के मुख्य व्यावसायिक स्पॉट होते हैं या स्थल होते हैं, उनके आसपास की जो रिहायशी कॉलोनीज हैं उनमें अपने आप एक व्यावसायिक स्तर के कारोबार शुरू हो जाते हैं, चाहे फिर वो छोटे होटल्स हों, टी स्टॉल हों, शॉप्स हों, कॉमर्शियल गतिविधियां उनकी शुरू हो जाती हैं और वो बहुत नेचुरल है। तो जैसे भोपाल है, ग्वालियर है, तो वो जब फिर उसमें एक इश्यू आता है कि यहाँ भी ऐसा हुआ है कि अब आप देखें अरेरा कॉलोनी या अन्य तमाम ऐसे स्थल हैं कि वो उनके जो रोड्स पे जिनके मकान हैं, रोड के आसपास हैं, वो पूरी तरह से व्यवसायिक स्थलों में तब्दील हो चुके हैं। और अगर वो नहीं होंगे तो वो व्यवस्था है ही नहीं शासन के पास। तो क्या शासन को ऐसा कि अगर कोई व्यवसायिक स्थल है किसी का, वो उसका एक फ्लोर व्यवसायिक स्थल पे उपयोग हो रहा है, दूसरा वो रिहाइश के लिए कर रहा है, तो एक सेमी कॉमर्शियल टाइप का कॉन्सेप्ट लाया जाए, जैसा कि फॉरेन में ये कॉन्सेप्ट एकदम ओपन है कि लोग अपने एक एरिया को, उसी एरिया में से वो व्यवसायिक इस्तेमाल भी कर लेते हैं और रिहाइश के लिए भी कर लेते हैं। तो एक जिम्मेदारी का भाव जागृत होगा कि भाई हमें सेमी कॉमर्शियल बनाना है तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होता ही है। अभी बनता वो रिहाइश के हिसाब से रेजिडेंशियल है, बाद में उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल होने लगता है। नहीं, देखिए अपने यहाँ भी आप देखोगे, जैसे प्लेटिनियम प्लाजा बना, हाउसिंग बोर्ड ने बनाया था, आज से 15 साल पहले बनाया। उसमें दोनों है, नीचे कॉमर्शियल है, ऊपर आवासीय है, लेकिन वहाँ की रोड की चौड़ाई देखिए आप, मतलब रोड की चौड़ाई पर्याप्त है, पूरी प्लानिंग करके बनाया गया है, तो वहाँ पे कोई भी अव्यवस्था नहीं होती है। ट्रैफिक चाहे गुजरना हो, चाहे अन्य सुविधाएं देना हो, तो निश्चित तौर पे इस पे जाना चाहिए, लेकिन पालन भी होना चाहिए कि जो लैंड यूज है उसका पालन हो। क्योंकि देखिए किसी ने आवासीय प्लॉट लिया, फ्रंट वाला उसको कॉमर्शियल यूज़ कर रहा है और वो कहीं और रहने लगा, लेकिन जो पीछे रह रहे हैं लोग, उनने तो आवासीय लिया, तो उनको तो समस्या है, उसमें बीमार लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, उन्होंने तो आवास के हिसाब से लिया। तो निश्चित तौर पे जो लैंड यूज तय हो उस पे ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि सेमी कॉमर्शियल के कॉन्सेप्ट पे भी जाना चाहिए, तो नए मास्टर प्लान में वो सब चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन उसका एरिया निर्धारित रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं आवासीय हो गया और उसमें फिर कॉमर्शियल शुरू हो गया, फिर हम कहें कि ये तो कॉमर्शियल ही होना था या इसको कॉमर्शियल कर देना चाहिए। तो उसमें समग्र रूप से सोचना पड़ेगा कि जो पीछे लोग रह रहे हैं, जो आवासीय के हिसाब से लिए हैं, जो मास्टर प्लान में निर्धारित है, तो वो नियम, प्रक्रिया, कानून, उसका भी तो पालन करना जरूरी है। नहीं तो व्यवस्था कैसे बनेगी, व्यवस्था को बनाए रखना भी जी। लेकिन अब जो जैसे एक बहुत बड़े स्तर पर ये डेवलप हो गया है कि जहाँ रोड्स हैं, रोड्स के फ्रंट में उनके कमर्शियल थे और हो गए हैं, दिख रहे हैं, तो मतलब आपको रोजगार भी चाहिए है, व्यवसाय भी चाहिए है और रिहाइश के लिए वो सुकून भी चाहिए। तो अब इस स्तर पर चूंकि आगे जो डेवलपमेंट हो उनमें ये कि भाई अगर किसी भी रिहायशी एरिया में बड़ी रोड गुजर रही है तो उसके फ्रंट को हम इसमें नहीं, वो तो देखिए चेंज होता है, विकास के साथ साथ चेंज होता है। नया मास्टर प्लान है, उसमें लोगों की सुझाव आते हैं, आपत्तियाँ आती हैं, और जो पहले आवासीय है वो कॉमर्शियल होता है, तो वो कुछ एरिया होते ही हैं समय के हिसाब से, लोगों की आपत्तियाँ, लोगों की सुझाव लेके, और वो इसमें निश्चित तौर पे विभिन्न स्तरों पे जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधियों की समितियां बनी हुई हैं, वो उनके थ्रू बढ़ते हुए शासन तक आता है, और शासन समय के हिसाब से जहां ज़रूरत होती है परिवर्तन भी करता है, और इसमें भी करेगा, वो होगा। लेकिन जो आपका कहना है कि पहले ही से इस पे सोचा जाए कि ये सेमी कॉमर्शियल एरिया डेवलप हों, ये आवासीय है तो टोटली आवासीय रहे, या इसको शहर पे कुछ कॉमर्शियल दे दिया जाए, पीछे आवासीय रहे, तो पहले से उसमें प्लानिंग हो। इस पे निश्चित तौर पे शासन स्तर पे भी इस पे जो है अब प्लानिंग में सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, और नए जो भी प्लान आ रहे हैं उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। सर, तमाम सारे पहलुओं को चर्चा में मैंने छुआ, और नगरीय प्रशासन की जटिल कार्य प्रणाली को बड़े ही सरल तरीके से समझने का अवसर मिला। आपका बहुत समय आपने हमारे साथ साझा किया, और निश्चित रूप से नगरीय प्रशासन एवं विकास की अवधारणा हमारे दर्शकों तक भी पहुंचेगी। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नवीन जी, धन्यवाद।